अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से ग्रोइंग कश्मीर के इस लाइव नशरियात में आप सबका खैर मकदम है। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपको बताते चले कि बिल्कुल G20 का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन पर अभी से कुछ टाइम बाद जो है पोलो व्यू मार्केट का दौरा करने वाले हैं डेलीगेट्स जो भी आए हैं। लेकिन उससे पहले क्या G20 का किस तरह का असर जम्मू कश्मीर में होगा, किस तरह के फ़ायदे जम्मू कश्मीर के लिए होंगे और जम्मू कश्मीर में जिन लोगों पर जम्मू कश्मीर के लोगों की सबसे ज़्यादा नज़र होती है, कुछ ऐसे हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं जम्मू कश्मीर के जिन्हें जम्मू कश्मीर के लोग देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं और उन पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा भी करते हैं। और उन्हीं में से एक सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान नायकू साहब, और उनसे ही जानेंगे कि आखिर G20 जो है जम्मू कश्मीर में आज आखिरी दिन है, 2 दिन हो चुके हैं, मीटिंगें भी हुई, टूरिज़्म के हवाले से हुई, जम्मू कश्मीर पर एक ख़ुसूसी बातचीत हुई। तो आपका क्या अंदाज़ा है? लोग आपको काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं और भरोसा करते हैं, तो क्या आपको G20 के बाद कुछ निकलता हुआ दिखाई देगा? देखिए, ये थर्ड टूरिज़म वर्किंग ग्रुप का इजलास कश्मीर वैली में हो रहा है और पहली बार इसकी सदारत जम्मू कश्मीर वैली को मिली है। और गवर्नमेंट का मानना है कि इसका जो मेन जो मोटिव था, मकसद है, वो ये है कि कश्मीर के जो टूरिज़म है, कश्मीर का टूरिज़म पोटेंशियल जो है उसे ग्लोबली हाईलाइट करना, शोकेस करना और यहाँ का जो हेरिटेज है, यहाँ का जो कल्चर है, उसे दुनिया को दिखाना। और आपको याद होगा कल यूनियन टूरिज़्म सेक्रेटरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि एक तो यहाँ के टूरिज़्म पोटेंशियल को शोकेस करना, दूसरा यहाँ जो नॉर्मल सी और स्टेबिलिटी है वो किस तरीके से प्रिवेल हुई है उसको दुनिया के सामने, उसको बैनुल अक़वामी सतह पर दिखाना। हालांकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि मेन और मकसद यही है इस मीटिंग का। ये एक नॉन पॉलिटिकल मीटिंग है। जम्मू कश्मीर में यहाँ इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उस क्राइसिस को कैसे दूर किया जाए, यहाँ के इकॉनमी को कैसे बढ़ावा मिले, फ़रोग मिले और यहाँ के टूरिज़्म सेक्टर को कैसे बढ़ावा मिले, यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे हो जाए, ये मेन मकसद था इस मीटिंग का। और ये मकसद था कि इको टूरिज़्म और फिल्म पॉलिसी जो है उसको कैसे तरतीब दी गई और वो किस तरीके से हॉलीवुड और बॉलीवुड के लिए किस तरीके से यहाँ रास्ते खुलेंगे, ये गवर्नमेंट का मानना है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि शुरू से ही ये जो मीटिंग है ये कंट्रोवर्शियल की शिकार उस वक्त हुई जब G20 के 3 अहम मेंबर्स, जिनमें चाइना, जिनमें इजिप्ट, ये टर्की और सऊदी अरबिया ने रिफ्यूज़ किया यहाँ आने से। और इसके अलावा आपको याद होगा कि ओमान और इजिप्ट जो है ये स्पेशल इन्वाइटीज़ थे, दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ आने से इनकार किया। और इस चीज़ से ये ज़ाहिर होता है कि शुरू से ही एक तो ये नॉन पॉलिटिकल नहीं है, दूसरा ये कि एक बड़ा सेटबैक हम समझते हैं कि हमारी एनालिसिस से जो इंडियन डिप्लोमेसी के लिए है। तीसरा ये कि आम लोगों के लिए उस तरीके के एक्सेस नहीं दी गई, आम लोग डेलीगेट्स से मिले और आम लोग अपनी जो आरा है, अपनी जो तजावुज़ात है उनके सामने रखे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको याद होगा 2019 में जब यूरोपियन यूनियन के डेलीगेट्स यहाँ पे आए थे तो उस वक्त एक तो उनके नाम और उनकी डेजिग्नेशन जो है वो जाहिर की गई थी और उन्हें मीडिया, यहाँ के लोकल मीडिया से या नेशनल मीडिया से उन्हें इंटरेक्ट किया था। और आज हमारे पास अभी तक जो रिपोर्ट्स है ऐसा नहीं हुआ है कि वो नेशनल और यहाँ के लोकल मीडिया से इंटरेक्ट हो और ये डेलीगेट जो है इनके डेजिग्नेशन क्या है, उनके नाम क्या है। और दूसरा ये कि अहम डेस्टिनेशन जो गुलमर्ग थी और दाशिगाम था, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर दोनों जगहों पर जो दौरे हैं वो मनसूख किए गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। हालांकि भारत ने कहा कि पाकिस्तान इसका तो मेंबर नहीं है और ये बेसलेस और हम इसके को कंडेम करते हैं। और भारत ने चाइना के स्टेटमेंट को भी एक शार्प रिस्पॉन्स दिया और ये भी भारतीय स्तर पर भारत की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि जो कंट्रीज़ आज यहाँ पे शामिल नहीं हुई है तो भारत को इससे कोई नुकसान नहीं है, ये नुकसान उन कंट्रीज़ का होगा। कुल मिला के हम एक्सपेक्टेशंस यही रखते हैं कि जो ये कहा गया है कि यहाँ इकॉनमी बूस्ट होगी, यहाँ टूरिज़्म बूस्ट होगा, यहाँ अमन और खुशहाली होगी, तो हम भी उम्मीद करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, तीनों ने बड़े शदीद अल्फाज में क्रिटिक किया इस G20। उमर अब्दुल्ला ने तो तमाशा इसे करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने का भी आपने स्टेट में कहा कि बीजेपी ने हाईजैक किया है और अपना लोगो जो बीजेपी का है वो इस G20 में चस्पा किया है। उन्होंने भी इसकी जो है इसको क्रिटिक किया। लेकिन ये सियासी बयानबाजी है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं समझता हूँ कि जितना अभी तक ये कहा
गया है कि इस मीटिंग के हवाले से कि ये बेनिफिट्स मिलेंगे, इस मकसद के लिए बनाया गया है। हम भी उम्मीद ये रखते हैं कि एक तो इकॉनमी बूस्ट हो, टूरिज़्म जो इंडस्ट्री है उसे और ज़्यादा फ़रोग मिले, जो अनएम्प्लॉयमेंट है एम्प्लॉयमेंट मिले, और जो हमारी इकॉनमी है उसे बूस्ट मिले। और सबसे अहम बात जो मैं समझता हूँ एज ए कश्मीरी, एज ए लोकल कश्मीरी, वो ये है कि यहाँ जो काफ़ी टाइम से 47 से अभी तक जो हालात है, सियासी हालात है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मारे गए, चाहे सिक्योरिटी पर्सनल्स जो गवर्नमेंट के फोर्सेस हो, चाहे मिलिटेंट्स हो, चाहे आम शहरी हो, कितने आम शहरी यहाँ पे मरे यहाँ के सियासी हालात की वजह से। तो हम ये समझते हैं कि कोई भी फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ आए, कोई भी मीटिंग यहाँ पर हो, लेकिन मुद्दा और मकसद और उसका आउटकम ये होना चाहिए कि यहाँ के जो सियासी हालात है ये बदलने चाहिए, और जो खून खराबा यहाँ पे अभी तक हुआ है या हो रहा है, और जो लोग जिस परेशानी और मुश्किलात से दो चार हैं, वो परेशानी मुश्किलात से लोगों को इजाला हो जाए लोगों का। थैंक यू इमरान भाई। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी जो है सईद तजम्मुल साहब, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से G20 से अभी तक जो नौजवान हैं जम्मू कश्मीर के, जो परेशान है बेरोज़गारी की वजह से, उन्हें ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं G20 जो है, अगर कहा जा रहा है कि ये बूस्ट लेके आ रहा है, लेकिन कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी का है, नौजवान परेशान है। आपको लगता है कि इस G20 के बाद कुछ ऐसा नौजवानों के लिए निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, बेरोज़गारी का G20 के साथ 5% हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ये टूरिज़म समिट है, और टूरिज़म समिट में आप देखिए कि इस वक्त जो अमेरिका और बाकी कंट्रीज़ में भी बेरोज़गारी है, और जिन इलाकों से आते हैं वहाँ भी ये सूरत हाल है। और कोविड-19 के बाद आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और जिसमें आप घर घर, अगर आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत लोगों का जॉब चला गया, बहुत लोगों की सैलरीज 30% तक आ गई। अब बहुत जगहों पर आपने पाया कि MBA की डिग्री करने के बाद, PhD करने के बाद टेक्निकल नॉन टेक्निकल लोग जो हैं वो घर बैठे हुए हैं, खुसूसन कश्मीर में। देखिए, आपने अगर बेरोज़गारी का ख़ात्मा चाहना है तो वो सरकार करती है, वो आपको इंटरनेशनल समिट से उससे मुशाहिदा करना ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। इस समिट में आपकी प्राइवेट सेक्टर के दरवाजे खुलेंगे, वहाँ पे आपको रोज़गार की एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ जाएगी। आपका फिल्म सिटी का पॉलिसी पहले जम्मू कश्मीर सरकार का है। अब इस इंटरनेशनल समिट के आने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? जो लोग टूरिज़्म के साथ जुड़े हैं उनकी बेरोज़गारी में कमी आ जाएगी, और बेरोज़गारी में कमी आ जाएगी। आपके पास 3 स्टार 4 स्टार होटल्स में जब आपका इंटरनेशनल टूरिस्ट आ जाएगा तो वहाँ पे आपको अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वो होटल वाले का बेटा नहीं हो सकता है, वो बाहर से आएगा, हमारे रावलपोरा से, महजूर नगर से, बटमालू से आएगा। इसी तरह से आपको अकाउंटेंट की ज़रूरत है, आपको फाइनेंस में लड़के चाहिए, आपको वेटर के तौर पर काम करने के लिए मैन पावर चाहिए। मुझे लगता है कि इसका बेरोज़गारी के साथ बराह रास्त जुड़ना जो है वो ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा, निस्बतन कि इसका अमन के साथ आप जोड़ेंगे कि कश्मीर में, जम्मू में, रजौरी में, हर जगह में अगर अमन आता है तो इसके नताइज अखज़ किए जा सकते हैं। बेरोज़गारी से कला कमा करने के लिए सरकार का जो कंसर्न बोर्ड है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, रिक्रूटमेंट बोर्ड है, हमारा पुलिस का रिक्रूटमेंट बोर्ड है, आर्मी का रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ पोस्टें एडवर्टाइज़ करते हैं। उसके बाद बेरोज़गारी जो है उसको कम किया जा सकता है। तजम्मुल साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कश्मीर जो है वो मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है, और हमारे कश्मीर में जब कोई मेहमान आता है तो हम सब लोग मिलकर उसकी जो है खिदमत के लिए आगे आ जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हमारे मेहमान आए तो हमें सब जितनी सियासी पार्टियां हैं, बड़े लीडर्स जो हैं, उनको बुलाना चाहिए था, उनको सामने लाना चाहिए था, सारे मिलकर जब खिदमत करते तो वो कितना मज़ा आता उस खिदमत का। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बाहर से ही अकेले में ही सब कुछ किया जा रहा है? देखिए, ये गवर्नमेंट समिट है, इसमें सियासी स्कोप बहुत कम है, और आपने सही कहा कि बेहतर होता कि इनको भी एक सेशन इनके साथ भी रहता, लेकिन वो तो ऑलरेडी डिफरेंट पेज पे है 35 से 370 के बाद। वो कहते हैं कि एक तबका कहता है कि स्टेटहुड दे दो, दूसरा तबका कहता है कि स्टेटहुड नहीं, हमें वही स्टेट चाहे जो 4 अगस्त 2019 को थी। एक तबका कहता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में, इस पर सियासत ना करो। एक तो वो सब आपस में बटे हुए हैं, उनके ओपिनियन अलग अलग हैं। हम नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन आपको समझ आएगी, व्यूवर्स को पता है, आपके लाखों व्यूवर्स हैं, वो समझ आएंगे कि जब वो 4 लोग इकट्ठे नहीं हो पाए एक मुद्दे पर, होना ज़रूरी नहीं है। देखिए, जमहूरियत में और दुनिया की इस जो भी मजलिसें होती हैं
उसमें इत्फाक होना ज़रूरी नहीं है किसी बात पे, लेकिन कंसेंसस बनाया जा सकता है। देखिए, जिस वक्त आप डॉक्टर साहब की स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने कहा कि जम्मू में कराते तो ज़्यादा अच्छा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आपने कैद खाने, जेल खाने, पुलिस स्टेशन में लड़के डाले, उनका कहना है वो ये ज़्यादा मुनासिब नहीं है। इसका गाल मतलब कि वो इस हक में नहीं है, वो इस हित में नहीं है। वो चाहते हैं कि कश्मीर और कश्मीर में जो मामलात हैं वो देखे जा सकते हैं। देखिए, पहले ही भारत मुकम्मल तौर पर कह चुका है कि कश्मीर पर इंटरनेशनल एडवाइजरी की ज़रूरत नहीं है। किसी मुल्क को कश्मीर के सियासी मामलात पर बात करने का वो हक नहीं देते हैं उन्हें। दूसरी तरफ इस सियासी कश्मकश में ये समिट सियासत के नज़र हुआ, क्योंकि हमसाय मुल्क के वज़ीर ख़ारजा ने मुजफ्फराबाद जाकर वहाँ जनसभा की, तकरीर की, कहा कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में, डिस्प्यूट टेरिटरी में आप कैसे कर सकते हैं। एस जयशंकर भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने शंघाई कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला और पाकिस्तान G20 कंट्रीज़ के समिट का मेंबर नहीं है, मुस्तकिल रुकन नहीं है, बल्कि रुकनियत भी नहीं है, लिहाजा वो मामलात वहीं पे पड़े रहे। लेकिन कश्मीर में जब आप कोई भी समिट कर रहे हैं, जब आप किसी भी बड़ी डिग्निटी को यहाँ पे जब देखते हैं तो सियासत हावी हो जाती है, कोई पहली बार नहीं हुआ। दूसरी ये कि जब आप जम्मू कश्मीर में इस समिट को करने जा रहे हैं तो लोगों की उम्मीदें हमेशा रोज़गार, विकास और बाकी चीज़ों के साथ बढ़ जाती है। इसलिए इस प्रोजेक्ट को, इस समिट को मुकम्मल करने के बाद क्या हम इस पोलो व्यू के इस मार्केट में ये रौनकें देखें, और क्या आने वाले दिनों में जो हमारा पर्यटक यानी टूरिस्ट जो इंटरनेशनल लेवल का है, क्या हम उसको यहाँ पर देख पाएंगे? क्या इससे पहले उस पर एडवाइजरी थी कि आप कश्मीर ना जाएं? एक बड़ा अहम हसास मामला इसके साथ है कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आपका यूरोप का है, उसने यहाँ आने के बजाय हिमाचल प्रदेश, शिमला वगैरह के बागात का दौरा किया, वक्त वहाँ गुजारा। हालांकि कश्मीर का मतबादिल और सानी नहीं मिल सकता है, लेकिन अब एडवाइजरी ये है कि कश्मीर एक पीसफुल जगह है, और कश्मीर जहाँ तक इस 30-40 वर्षों में जो नामसाइद हालात गुजरे, जो नावाकिफ माहौल मिला, लेकिन उसके बावजूद हमारा टूरिस्ट जो है उसको खुदा न खास्ता यहाँ खरोज तक नहीं लगी। कुछ एका दुका वाक़यात हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, बट द मोस्ट जो सेफ प्लेस है वो जम्मू कश्मीर है, ये आज गवर्नमेंट क्लेम करती है। और आने वाले दिनों में इंटरनेशनल टूरिज्म जो है वो हमें यहाँ पे देखना शुरू हो जाएगा, और उससे हमारा ट्रांसपोर्टर, ट्रेडर, होटलियर और आम आदमी जो है वो विकास की तमन्ना कर सकता है, और आने वाले वक्त में रोज़गार के मतबादिल इंतजाम भी किए जा सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी पहरवी नज़र रहती है पूरे जम्मू कश्मीर पर, और पिछले टाइम के जो हालात रहे या आज के जो हालात हैं, तो आपके नज़रिए में किस तरह का जम्मू कश्मीर होना चाहिए? क्या आज के जम्मू कश्मीर से आप सेटिस्फाइड हैं या आप कुछ तब्दीली चाहते हैं आने वाले में? देखिए, उतार चढ़ाव और फेज वाइज एरिया जो होता है, आपने देखा कि 30 के बाद हमने देखा कि एक वक्त जो था बिल्कुल पुरअमन था, एक वक्त ख़राब चला, और उसके बाद एक और वक्त आया जिसमें हमने देखा कि बातचीत हुई, और कई भी मुख्तलिफ जो आपकी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में वोटर्स नहीं थे उनसे भी बातचीत हुई, या जो लोग इसमें यकीन नहीं रखते थे कि आप मुंतखब सरकारों का साथ दें, उनके साथ भी बातचीत के अदवार चले। और उसके बाद एक वक्त में सीज़ फायर के मौके पर जो लोग काफ़ी नाराज़ हैं उनसे बातचीत हुई, वो भी एक मरहला चला। लेकिन अब आज की तारीख में आप अपनों से बातचीत करने के बजाय किसी दूसरे रास्ते का तलाशना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं कि इनके साथ बातचीत करने में वक्त का ज़िया है, इनने 70 सालों में कुछ नहीं किया। अब ये तजुर्बा देखकर आप आने वाले वक्त में जिस वक्त चुनाव होंगे तो उस वक्त आपको शायद गालिबन आपको इस बात का इल्म हो जाएगा कि वाकई जो 70 वर्षों में नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर मौजूदा वक्त में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने कंट्रीब्यूट किया, उसका रद्दमल अवाम देगा। लेकिन जो मौजूदा वक्त में आपको तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर जो है ये बाकी ममालिक से, बाकी बरसों से काफ़ी मुख्तलिफ है, और इस तस्वीर की क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखने के लिए सरकार के पास पॉलिसी क्या होगी, मरकज़ी सरकार के पास, और जम्मू कश्मीर सरकार के बनने का इंतज़ार है। और क्या जम्मू कश्मीर की नई सरकार इस पॉलिसी को आगे लेकर किस तरह से चलेगी, मुझे लगता है कि अगली तस्वीर बड़ी अहम होगी। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सईद तोजमल, और जिनका ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है, G20 का जो मकसद है वो टूरिज़्म को बढ़ावा देना है, और उस पर जिस तरह से बात हुई, और आने वाले कल जो है जिस तरह से हम आज पोलो व्यू को देख रहे हैं, इसी तरह से डेवलपमेंट होती रहे, और ये जम्मू कश्मीर के लिए कहीं ना कहीं अहम होगा जब इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पर आ जाएंगे। जो एडवाइजरी पहले जारी की गई थी कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो यहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन अब इस
हमारे जम्मू कश्मीर में एक नई जो है राह दिखेगी, एक नया टूरिस्ट प्लेस बनेगा जम्मू कश्मीर, जिसमें इंटरनेशनल टूरिस्ट का काफ़ी ज़्यादा जो है अहम रोल है और वो आने वाले कल जो है हमें बताएगा। लेकिन फ़िलहाल इनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस अगर होंगे, नई सरकार आएगी, वो किस तरह से चलेगी, वो किस पॉलिसी पे चलेगी, वो आने वाला कल ही जानता है। लेकिन फ़िलहाल G20 का जो आज आखिरी दिन है उसको लेकर अलग अलग राय जो है सीनियर जर्नलिस्ट थे जम्मू कश्मीर के, उनकी क्या राय थी वो आप तक पहुँचा रहे थे। बने रहिए हमारे साथ पल पल के अपडेट के लिए, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।